एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड को व्यावसायिक एवं शिक्षा ऋण हेतु वित्तीय वर्ष 19-20 एवं 20-21 में प्राप्त प्रकरणों में से विभिन्न स्तर पर लंबित एवं अस्वीकृत कारणों का विवरण प्रशिष्ट 7 पर संलग्न है। नंबर 3, छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 19-20 में कोई प्रकरण लंबित नहीं है तथा वर्ष 20-21 हेतु प्राप्त आवेदनों के सत्यापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ऋण योजना अंतर्गत लंबित प्रकरणों का निस्तारण आवेदकों द्वारा आक्षेपों की पूर्ति करने पर नियमानुसार वर्ष 20-21 में कर दिया जाएगा। नंबर 4, वर्तमान में इस संबंध में सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ, ये जो आपकी सत्यापन की कार्रवाई है ना, उसकी कोई है कि इतने दिनों में सत्यापन किया जाएगा? लंबा समय बीत गया, उसके बावजूद भी छात्रवृत्ति पिछले वर्ष की इस वर्ष की बाकी है और ऋण के जो आवेदन है ना, उसमें भी आपकी सत्यापन की प्रक्रिया, तो इसमें कोई आप अवधि निर्धारित करोगे भाई कि इतनी अवधि में हम सत्यापन करके उसको छात्रवृत्ति या ऋण की राशि दे देंगे? ये एक आप मुझे बता दो। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है, मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो हमारे विभाग के स्तर पर जो लंबित प्रकरण पड़े हैं, लगभग स्टेट लेवल पर कमेटी जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें जो कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है और जो जिला स्तर पे कुछ आक्षेप लगे हैं, दस्तावेज को पूर्ति करनी है, वो जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो कार्य पूरा हो जाएगा। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कोई टाइम फ्रेम। मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, आप कोई अवधि निश्चित करोगे, चाहे जिला स्तर पर हो चाहे स्टेट स्तर पर हो, वरना कब तक चक्कर लगाएगा? अब आपकी उपलब्धि तो आपने बता दी, सब में शून्य शून्य शून्य। मैं खुद चाहता हूं कि मिलना चाहिए लोन। कहीं ना कहीं आपकी अधिकारी है ना, काम नहीं करना चाहते। आप जिले के प्रभारी मंत्री भी हो, तो मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि एक सत्यापन की अवधि आप तय कर लो। अगर आक्षेप की पूर्ति नहीं करता है तो उसको हटा दो, उस आवेदन को हटा दो, आप आगे वाला है उसको दे दो आप, पर एक अवधि आप तय करके समय पर उसको छात्रवृत्ति या लोन मिल जाए, ये आप कार्रवाई करोगे कि नहीं करोगे, ये मुझे बता दो बस। अध्यक्ष महोदय, छात्रवृत्ति की प्रक्रिया जो होती है वो प्रक्रिया इंस्टीट्यूट के लेवल पे, उसके बाद में जिला स्तर पे, उसके बाद में भारत सरकार करती है। और जो लोन की जो है वो लोन की प्रक्रिया जब पोर्टल हमारा खुलता है, पोर्टल में जैसे ही वो ऑनलाइन अपने अप्लाई करता है तो अप्लाई के बाद में उनकी जांच दस्तावेज जो हमारे राज्य स्तर पर जो मीटिंग्स तय होती है, लगभग हम 1-2 महीने के अंदर, जो फिक्स टाइम अवधि नहीं होती है, पर इसमें हम फिक्स अवधि कर लेंगे कि जैसे ही ऑनलाइन उनका प्रकरण कोई आए तो जिला स्तर पर हर जिले के हम अलग अलग उनके जो लोनी होते हैं उनके अलग से हर जिले के अलग अलग मीटिंग बुलाते हैं। तो इसके स्तर पर हम चाहेंगे कि हर जिले में एक अवधि फिक्स करके कि जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण होती है तो हम लगभग 1 महीने के अंदर उसकी प्रक्रिया पूरी करें। माननीय मंत्री जी, आप स्पेसिफिक मंथ या डेट कि साहब इस मंथ में ये अधिकारी लेवल का डिस्पोज करेगा, यदि उसको मालूम होगा तो विद्यार्थी को टाइमली मिल जाएगा, ऐसा कोई निर्देश विभाग को देना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल आपने जो आदेश दिया है तो इसका हम समय का निर्धारण तुरंत कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न श्री गौतम लाल, प्रश्न संख्या 33। आगे वाला मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा उसके जवाब में जी हाँ, आशा सहयोगिनी स्वैच्छिक सेवा भावना से समुदाय में कार्य करने वाली स्थानीय महिला होती हैं। मानदेय कार्य समय के उपरांत ही किसी भी प्रकार के निजी कार्य हेतु स्वतंत्र रहती हैं। इन पर राज्य सेवा के कार्मिकों की भांति सेवा नियम लागू नहीं है और न ही श्रमिकों के बराबर इनके कार्य के घंटे तय होते हैं। खंड 2, आशा सहयोगिनियों को ICDS की ओर से प्रतिमाह नियत मानदेय राशि 2700 रुपये का भुगतान किया जाता है, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्य आधारित भुगतान किया जाता है। आशा सहयोगिनियों का मानदेय वृद्धि बजट की उपलब्धता पर किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया, ये स्वैच्छिक सेवा
भावना से समुदाय कार्य करने वाली स्थानीय महिला होती हैं। लेकिन इनको जो रोज़गार दिया जाता है वो मानदेय बताया 2700 रुपया। एक रोज़गार गारंटी में जो काम करता है उनसे भी बहुत कम है। अन्य राज्यों में जैसे हरियाणा वगैरह में इनके 15,000 से भी ज़्यादा इनका मानदेय है। आप जब चुनाव आता है उस समय तो आप इनको आश्वासन वायदा दे देते हैं, फिर सत्ता में आने के बाद में ये वापस प्रश्न तो क्या इनको सदेश आप इनका मानदेय बढ़ाने की घोषणा करते हैं। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि इनको सरकारी सेवा में इनको नियमित करने का भी आप विचार रखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि मानदेय बढ़ाने की आप विचार रखते हैं, तो एनएचएम के तहत ये कार्य कर रहे हैं। उसमें जो इनकी मानदेय वृद्धि 2013-14 के बाद में बिल्कुल नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया और आशा सहयोगिनियों ने जो कोविड के दौरान घर घर जाके सर्वे में जो सहयोग दिया और जो अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को 2/1/2021 को एनएचएम में वृद्धि करने का पत्र भी भेजा और हमें उम्मीद थी कि बजट के दौरान पैसा बढ़ेगा। और 13-14 के बाद में कोई पैसा एनएचएम के दौरान नहीं बढ़ा है, जबकि जो राजस्थान सरकार में 2009 से लेकर 2019 तक 7 बार इनका मानदेय वृद्धि की गई है। और जो 2700 रुपये राजस्थान सरकार वहन कर रही है 100% अंशदान, उसके अंदर किसी भी प्रकार का केंद्र सरकार का अंशदान नहीं है, जबकि मानदेय कर्मचारियों का जो स्क्रूटनी होती है उसके तहत ये फिक्स है कि 60-40 का रेशो रहेगा। 60% राशि भारत सरकार की, 40% राज्य सरकार की। मुझे सदन में ये कहते हुए अफसोस है इस बात का कि 40% के एवज में 2700 रुपये 100% राज्य सरकार अंशदान दे रही है, जबकि भारत सरकार का अंशदान इसमें कुछ भी नहीं है। मैं उम्मीद करना चाहूंगी और आग्रह करना चाहूंगी हमारे विपक्ष के साथियों से कि आशा सहयोगिनियों की मानदेय वृद्धि की चिंता आपको और हमको सबको है। कृपया यहाँ प्रश्न तो आप पूछें, आपका अधिकार है, लेकिन साथ में आप प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखें कि 60% की राशि केंद्र सरकार हमें दे, जिससे हम लोग इनका वेतन को बराबर कर सकें। अगला प्रश्न। आप तो केवल इतना ही बता दो कि कम से कम न्यूनतम वेतन किसी को भी काम लेते हैं तो उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कानून एक। दूसरा, आपने ये जो बजट वर्ष 19-20 जो रखा है उसका जो पैरा नंबर 122 है, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 7500, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4500 से बढ़ाकर 5750 और आंगनवाड़ी सहायकों का मानदेय 3500 से बढ़ा करके करता हूँ। मैं ये 19-20 का बजट है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आपने जिस प्रकार का 19-20 के बजट में जोड़ा, ये तो भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि, ये आपका 2014 में 4330 था, 16 में 4730 हुआ, फिर 1/4/18 को मानदेय केंद्र सरकार ने 1/4/18 तारीख को याद रखना, उसमें कर दिया था 6000, जिसका रेफरेंस आप अपने बजट में दे रहे हो 19-20 के बजट में कि हम इसको 7500 कर दें। ये तो उन्होंने 1/10/18 को ही कर दिया है। क्या ये सही है या आपका ये बजट सही है, ये बता दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात कर रहे हैं या आशा की, इसको स्पष्ट करें। मैं तो आपको, आपने जब कहा ना कि हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, आपकी जो केंद्र सरकार की चिट्ठी के ऊपर बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मुख्यमंत्री जी का पत्र है जो प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। माननीय मंत्री जी एक सेकंड में आपसे इतना ही निवेदन है, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, ये जो केंद्र सरकार को आप आशा सहयोगियों के लिए जो चिट्ठी लिख रहे हो ना, उस चिट्ठी के रेफरेंस में, ये चिट्ठी आप इसी तरह से लिखते हो कि आप अपने बजट में 19 में घोषणा करते हो 122 पैरा में। ये तो राज्य केंद्र सरकार ने आपको 18 के अक्टूबर महीने में ही ये कर दिया था, उसको आप 19 के बजट में जोड़ करके माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न से बाबूलाल जाडोल। पता ही। प्रश्न संख्या 479। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ, ये सही है कि विधानसभा क्षेत्र जाडोल में
जनजाति विभाग द्वारा एक आवासीय विद्यालय तथा 19 छात्रावास चलाए जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र जाडोल में संचालित आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों की सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है तथा छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों के रख रखाव एवं छात्र छात्राओं के बिस्तर व चद्दर पर 2 वर्ष में 16.94 लाख रुपए की राशि का व्यय किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि आपने मुझे ये विवरण दिया है, विवरण तालिका, इसमें कुछ हॉस्टलों को छोड़ दें, उसके बाद में आपने खाली रिक्त स्थान बताया, कोई खर्चा आपने 2 वर्ष में किया नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन जो खाली जगह छोड़ी है इन छात्रावासों में क्या कोई आवश्यकता नहीं थी रख रखाव की? दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वहाँ नहीं थी तो यहाँ पर जो चद्दर हैं, कंबल हैं, खेस हैं, तकिए के कवर हैं और कंबले कवर हैं, ये आपने कब खरीदे थे वो बताने कर पकड़े। दूसरा मुझे आपसे एक पूछना है कि आपने जितने भी खरीदे उनका कोई विवरण तो दिया नहीं, या जो आपने केवल राशि बताई है किस किस में व्यय किया वो बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें रख रखाव और चद्दर बिस्तर का दोनों का विवरण दिया है और रख रखाव के लिए भी हमने उसका आंसर दिया हुआ है कि रख रखाव के लिए हॉस्टल में उनके नल है, जो भी बाथरूम है उसके लिए भी रख रखाव का। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि जिन हॉस्टलों में आपने कोई खर्चा चद्दर और उसके लिए नहीं किया है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां नहीं आया है उसकी डिमांड मंगवाई गई है, उसकी डिमांड वार्डन देते हैं और उसकी डिमांड आते ही उसका सैंक्शन जारी कर दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय जी, मैंने पूछा था कि आपने इन जो खाली जगह बताई है यहाँ कितने पुराने चद्दर और गद्दे हैं वो बताओ न, कब खरीदे थे वो बताओ तो पता लग जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि वहाँ के हॉस्टल वार्डन जैसे जैसे आवश्यकता अनुसार डिमांड करते हैं उस हिसाब से हम उनको। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही चिंता और मानवीय प्रश्न है कि इन जितने भी आवासीय विद्यालय आपके चल रहे हैं, इसमें जो आपने हमको चार्ट दिया है जिसमें आप लिख रहे हो कि हमने इनमें 16,94,000 टोटल रख रखाव के लिए इन 20 छात्रावास के लिए दिया है। इनका प्रश्न ये था कि जो विद्यालय जैसे आपका अम्बासा, लड़कियों का भी और लड़कों का भी, इसी तरह से नालवा, इसी तरह से आपका फलासिया, ढैया, बांकुरा, टिमड़ी, झाड़ोल, इनमें आपने ये जो गद्दे और तकिए और जो भी है ये इनमें आपने कब दिए थे और उसके बाद इनको बदला कब गया, और नहीं बदला तो केवल और केवल इंचार्ज ही दोषी है या सरकारी सिस्टम भी कुछ दोषी है कि वहाँ गदरे पर, मतलब ईमानदारी से आप देखो तो मन को इतना दुख होता है कि इतना खर्चा करके हम इन बच्चों की ज़िंदगी सुधारना चाहते हैं, लेकिन उनको गदरे और वो जो है ना उस पर शायद कुत्ता बैठना पसंद नहीं करेगा। मैं कड़वा शब्द कह रहा हूँ माफ़ी चाहते हुए। क्या ये व्यवस्था हमको देखनी नहीं है? क्या सारा उसी के ऊपर छोड़ दें? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मान सदेश बैठे बैठे नहीं बोलेंगे मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग अलग चीजें जैसे बेड खरीदना है उसकी 3 साल की अवधि होती है, पलंग की 5 साल की होती है। इस तरह अलग अलग चीजों पे अलग अलग समय पे परचेज की जाती है। इसमें मांग करने पर जो जिसका समय होता है उसके आधार पर हम उसकी डिमांड देके परचेज कर लेते हैं। माननीय मंत्री जी, सर, माननीय मंत्री जी, ये उस इलाके से मैंने भी देखा है। ये नाम देखो आप, पंचायत मुख्यालय पर आपके कंबल जा रहे हैं, पर जो हेमलेट में जो गांव है वहां पर नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि विभाग का अधिकारी उन पंचायत मुख्यालय के अलावा जो अलग जगह पर जो हॉस्टल है वहां जा ही नहीं रहे और वहां की डिमांड नहीं है। आप ऐसी व्यवस्था करें कि रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग हो और जहां आवश्यकता हो उसकी वार्डन पर नहीं छोड़ें।
वो जो सुपरवाइजर आज देखे कि ये बिस्तर खराब हो गया, ये हो गया, उसके हिसाब से आप पहुंचाने का काम करें तो सबको रिलीफ मिलेगी। ये सबकी मंशा है। सर आपके आदेश की पालन। अगला प्रश्न श्री हीराराम। अगला प्रश्न श्री सुमित गोदारा। प्रश्न संख्या 598। अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, राज्य में उद्योगपतियों के निवेश हेतु प्रोत्साहित करने एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 प्रभावी है, जिसकी कार्य अवधि 31 मार्च 2026 तक है। इस योजना को राजस्थान की फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित किया गया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना अंतर्गत रोजगार सृजन अनुदान श्रमिकों के EPF ESI के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50% पुनर्भरण 7 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। उक्त योजना अंतर्गत स्थानीय कार्मिक मजदूर राजस्थान में अधिवासित को नियोजित किए जाने पर श्रमिकों के EPF ESI के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 75% पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है। खंड 2 बीकानेर जिले में स्थापित उद्योगों व लून करंसन एवं कोलायत विधानसभा क्षेत्र में नए स्थापित हो रहे सौर ऊर्जा प्लांट उद्योग में स्थानीय युवाओं को नकारे जाने एवं बाहरी श्रमिकों को कार्य पर लिए जाने से संबंधित कोई शिकायत विभाग के स्तर पर लंबित नहीं है। स्थानीय औद्योगिक संघों से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां कार्यरत इकाइयों में योग्यता एवं अनुभवों के आधार पर स्थानीय एवं बाहरी श्रमिक दोनों कार्यरत है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो आपने जवाब दिया कि ऐसी कोई विभाग के पास शिकायत नहीं है, जबकि ये पूरे बीकानेर जिले जहाँ पे सौर ऊर्जा के प्लांट जो राजस्थान सरकार का लक्ष्य है 2024-25 तक 30,000 मेगावाट का उत्पादन का, मैं पूछना चाहूँगा कि 30,000 मेगावाट क्या आप स्थानीय बेरोजगार युवाओं को दरकिनार कर व स्थानीय किसान जिनकी जमीन अधिग्रहित की गई है, जहाँ पर ग्रिड की लाइन्स गई है और जो पास में काम होता देख रहे हैं और भारी श्रमिक लगे हुए हैं 90% से अधिक, उस पर कोई कार्य करने का विचार रखते हैं? आप ये लिख रहे हैं योग्यता, भाई काम करने में योग्यता, वहाँ पे स्थानीय लोग हैं, सब काम कर सकते हैं, और अनुभव यदि आप काम ही नहीं दोगे तो अनुभव कहाँ से आएगा? मेरा ये निवेदन है कि इस पर कार्रवाई की जाए और कमेटी जरूर बनाई जाए और स्थानीय लोगों को रोजगार दे। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने माननीय सदस्य को बताया, स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार देने के लिए हमारी 2019 की रिप्स पॉलिसी निवेश प्रोत्साहन योजना हमने लागू की है। जो नियोक्ता 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देगा, उसका हम EPF और ESI का 75% पुनर्भरण करेंगे। ये पॉलिसी अभी 2019 में सरकार ने जारी की है और इसके अंतर्गत लोगों को रोजगार देने के लिए ही हमने ये पॉलिसी बनाई है। और इसमें जो भी SC ST OBC के महिला दिव्यांग को अगर रोजगार देंगे, उसमें स्थानीय लोगों को, उसको भी हम 75% का पुनर्भरण देंगे। ये पॉलिसी के बाद निश्चित रूप से 2019 के बाद स्थानीय लोगों को रोजगार देने की नियोक्ताओं ने कार्रवाई शुरू की है और अभी कहीं से भी कोई ऐसी शिकायत विभाग के स्तर पर लंबित नहीं है जिसमें कोई स्थानीय लोगों को नहीं देकर बाहर के लोगों को दिया। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमने प्रशिक्षण शिविर भी लगाए हैं। 4,20,000 लोगों को हमने ट्रेन भी किया है, जिनको इनमें कंपनियों में, कारखानों में लगाया जा सके, जिसमें से 1,90,000 के करीब हमारे 2 साल के कार्यकाल में उन प्रशिक्षित युवाओं को निश्चित रूप से राज्य में रोजगार मिला है। और ये पॉलिसी आने के बाद, पहले की मैं नहीं कहता, पर 2019 के बाद निश्चित रूप से राजस्थान के लोगों को, जो भी बाहर के उद्योगपति हैं, स्थानीय हैं, इस पॉलिसी से EF और ESI का हम 75% पुनर्भरण करेंगे। उन्हीं लोगों को करेंगे जो 75% राजस्थान के लोगों को, स्थानीय निवासियों को रोजगार देंगे। माननीय मंत्री जी, मान लो कोई एंटरप्रेन्योर स्थानीय आदमी को रोजगार ही नहीं देगा और पुनर्भवन नहीं लेगा, तो कर सकता है सर? इस नीति में पुनर्भरण उन्हीं को मिलेगा जो स्थानीय रोजगार को देगा। एक एंटरप्रेन्योर स्थानीय आदमी को रोजगार ही नहीं देगा, उसको पुनर्भरण लेना ही नहीं है, तो बाहर के आदमी को ले सकेगा वो? अध्यक्ष महोदय, कानून तो नहीं बना सकते, पर इन स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए निश्चित रूप से अभी हमारे यहाँ पर जो 2 साल में लगे, उनमें काफ़ी स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है। और वो निश्चित रूप से नियोक्ता भी ये चाहता है
ये पैसा हमको मिले, वो अंशदान देगा, उसका 75% तक हम देंगे, जो स्थानीय लोगों को 75% लोगों को रोजगार देगा, उसी के लिए हम 75% उसका पुनर्भरण सरकार अपने खजाने से करेगी। सुमित, माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपको आपके पास कोई कंप्लेंट भेजी तो बताओ। आप कहना तो बहुत चाहते हो। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये हमने देखने में आ रहा है कि वहां पर जितने भी ये सौर ऊर्जा के प्लांट आ रहे हैं वो अधिकतर स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से सांठ-गांठ कर स्थानीय लोगों को दरकिनार कर रहे हैं। क्या सरकार इस पर कार्रवाई करना चाहेगी? वहां पर कानून व्यवस्था भी बिगड़ रही है। आपने रिकॉर्ड शिकायत करो ना, शिकायत तो की नहीं आपने। वहां पर शिकायत नहीं, आप लिख के भेजो, आप लिख के भेजो, कार्रवाई होगी। अगला प्रश्न सीमावराम जैन। बाड़मेर जिले में मिल रहे लिग्नाइट एवं खनिज तेल की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जिले में युवाओं को तकनीकी शिक्षा में बढ़ावा देने हेतु ही बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न शाखाओं के साथ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एवं केमिकल इंजीनियरिंग शाखा का संचालन किया जा रहा है। इससे बाड़मेर सहित निकटवर्ती जिलों के युवा भी लाभान्वित हुए। वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खंड 2, वर्तमान में जिला बाड़मेर में संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग सहित अन्य शाखाओं का संचालन होने से तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। मंत्री महोदय से पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, आगे आ जाओ, पीछे चले जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे खाली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि जब बाड़मेर में तेल के अथाक भंडार है, लिग्नाइट है, गैस है और सबसे ज़्यादा रॉयल्टी बाड़मेर में मिल रही है, उसका खनन का कार्य चल रहा है और उसमें तकनीकी कर्मचारी सारे बाहर के हैं क्योंकि यहाँ प्रशिक्षित नहीं है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जब इतने सारे राजस्व और ये रिफाइनरी जब यहाँ लग रही है तो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बाड़मेर में खोली जाए ताकि यहाँ के नौजवान युवाओं को प्रशिक्षण होकर और रोजगार मिल सके। क्या मंत्री महोदय यूनिवर्सिटी, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बाड़मेर में खोलने का विचार रखते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बाड़मेर में जो SFS हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है उसमें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जो शुरू किया गया था और केमिकल इंजीनियरिंग शुरू किया गया था, वहाँ 60 का इंटेक है प्रवेशित क्षमता, केवल 11 बच्चों ने एडमिशन लिया। इसी तरह से केमिकल इंजीनियरिंग में भी 30 के अगेंस्ट 11 बच्चों ने एडमिशन लिया। कुल 4 वर्षों में देखें तो 900 के मुकाबले केवल 205 बच्चों ने एडमिशन लिया। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें ही हमारे अभी काफ़ी सीटें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 के अगेंस्ट केवल 3 बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 30 के अगेंस्ट जो है 0 है, मैकेनिकल में 30 के अगेंस्ट 7 हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 60 के अगेंस्ट 10 हैं। फिर भी भविष्य में संसाधन उपलब्ध होने पर पॉलिसी के तहत जो है इस पर विचार करने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न समाराम गरासिया। प्रश्न संख्या 732। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड संख्या 1, जी नहीं, जिन चिकित्सालयों ओब्लिग औषधालयों में चिकित्सा अधिकारी एवं नर्स कंपाउंडर दोनों का पद रिक्त होता है, उस चिकित्सालय औषधालय में आयुर्वेद चिकित्सा सेवाएं देने हेतु यथासंभव निकटतम चिकित्सालय या औषधालय में कार्यरत चिकित्सक कंपाउंडर को 2 दिवस हेतु सेवाएं देने के लिए निर्देशित किया जाता है। पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सक संवर्ग के 30 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध 14 चिकित्सक कार्यरत हैं तथा 16 पद रिक्त हैं। विभागीय चिकित्सालयों ओब्लिग औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए 450 पदों पर भर्ती हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से आप
सत्र चालू होता है तब मतलब इधर से उधर डेपुटेशन करते हैं, लेकिन मेरे विधानसभा में आप जो कह रहे हो क्या मंत्री जी सानवाड़ा, पिंडवाड़ा, हजारी, पेशवा, स्वरूपगंज, नितोड़ा, वाटेरा, बारजा ये सब के सब खाली है और 2 दिन के लिए आप करते हो जब सत्र चालू होता है, बाकी जगह रिक्त है और हमारे आदिवासी एरिया के अंदर बहुत दूर जाना पड़ता है। इसलिए ये नियुक्ति पद स्थापित कब करेंगे, कम से कम ये लोगों को समस्या ठीक रहे। मैं अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके विधानसभा क्षेत्र में कुल 28 चिकित्सा संस्थान है हमारे और उसमें 9 ऐसे हैं जहां पर ये हम कार्य व्यवस्था लगाते हैं। अभी हमारी मैंने जैसे कहा 450 चिकित्सकों की भर्ती का काम ऑलमोस्ट चल रहा है और 550 कंपाउंडर्स की भर्ती की भी प्रक्रिया विचाराधीन है। तो 1000 पद जब हमारे पास आ जाएंगे तो मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो 9 जगह हैं जहां पर हम कार्य व्यवस्था लगा रहे हैं वो भी हम भर देंगे। अगला प्रश्न शंकर सिंह रावत। संख्या 12। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं, राज्य सरकार सहकारिता विभाग के माध्यम से प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों तथा क्रय विक्रय सहकारी समितियों में खाद बीज के भंडारण हेतु गोदाम का निर्माण किया जाता है। अजमेर जिले में 305 पंचायतें हैं जिसमें से 180 ग्राम पंचायतों की ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय विक्रय सहकारी समितियों में बजट घोषणा एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राशि 1467.63 लाख की लागत से खाद बीज भंडारण हेतु गोदाम निर्माण किए गए हैं। सूची 1 पर संलग्न है। खंड 2 जी नहीं, राज्य सरकार द्वारा सहकारिता विभाग के माध्यम से प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों तथा क्रय विक्रय सहकारी समितियों में खाद बीज के भंडारण हेतु गोदामों का निर्माण कराया गया है। उक्त गोदामों में किसानों द्वारा तैयार फसलों को नहीं रखा गया है, ना ही किराया लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि ये जो प्रत्येक भवन पर कितनी राशि व्यय की गई, नंबर 1। दूसरा, जो व्यय किया गया है वो संबंधित एजेंसी के द्वारा टेंडर के द्वारा किया गया है। टेंडर में अलग अलग राशि आई है और सबकी एक ही राशि कैसे दर्शाई गई है, उसका थोड़ा जवाब दें। संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति को उसके बजट अलॉट कर दिया जाता है और उसका निर्माण वही टेंडर करके BSR रेट से अनुसार कराते हैं। उसमें बिलो भी जाता है, अबोव भी जाता है। तो स्थानीय ग्राम सेवा सहकारी समिति अपना निर्माण कराती है तो लागत उस परसेंटेज के अनुसार आती है और 100 टन का मेट्रिक टन का गोडाउन है तो अलग राशि है, 50 टन का है तो अलग राशि है। जितनी कैपेसिटी का गोडाउन होता है उस अनुसार राशि अलॉट की जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि एक तो भवन अधूरे कितने पड़े हैं, दूसरा जो राशि व्यय की गई है वो टेंडर सबकी बराबर कैसे मिली है? ये क्या एक साथ में हुआ टेंडर या अलग अलग हुए हैं? अलग अलग हुआ है तो अलग अलग दरें आनी चाहिए, वो थोड़ा बताया। सभी बजट में जब जब स्वीकृति जाती है एलोकेशन अलग अलग होता है। जिस समय जिसकी कैपेसिटी हम तो अलॉट कर देते हैं, उसके बाद टेंडर तो स्थानीय ग्राम सेवा सहकारी समिति करती है। तो जब उनके पास बजट पहुंच जाता है वो कभी विलम्ब भी हो जाता है, कभी टाइम पे भी करते हैं। तो स्थानीय ग्राम सेवा सहकारी समिति की वजह से डिले होता है, बाकी हमारे लेवल पर टेंडर नहीं किए जाते। अगला प्रश्न रामलाल शर्मा। प्रश्न संख्या 13। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र चौमू में महिला बाल विकास विभाग के अधीन 297 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 286 आंगनवाड़ी सहायिका एवं 300 आशा सहयोगिनी कार्यरत हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। उपरोक्त पदों में से 15 कार्यकर्ता, 20 सहायिका एवं 6 आशा सहयोगिनियों के पद रिक्त हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट अ में ही समाहित है। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का चयन किया जा चुका है, जिनके कार्यादेश जारी होने वाले हैं। खंड 3 चौमू विधानसभा क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों में विचाराधीन है, जिनका विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि जो आपने बताया कि 15 कार्यकर्ता, 20 सहायिका और 6 आशा सहयोगिनियों के पद रिक्त हैं, ये पद कब से रिक्त हैं और अब तक इनको क्यों नहीं भरा गया, इसके क्या कारण है?
क्या ग्राम पंचायतों में विचाराधीन होने की वजह से अगर ग्राम पंचायतें अनुमोदन नहीं करेगी तो क्या आपका विभाग भी इन पदों को भरने की मानसिकता रखता है? अध्यक्ष महोदय, इनकी चयन जी आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है, मदन जी दिलावर से बात करनी है तो उनकी आवाज तो बहुत दूर तक जा रही है। अध्यक्ष महोदय, चयन प्रक्रिया जो है वो पूरे संपूर्ण भारत के अंदर एक जैसी है। उसमें ग्राम सभा को ही महत्व दिया गया है और ग्राम सभाएं पिछले 1 वर्ष के अंदर कोविड के दौरान ग्राम सभाएं होने में काफ़ी दिक्कतें आई, इसलिए इन पदों को भर्ती करने के अंदर हमें ग्राम सभा के माध्यम से जो चयन प्रक्रिया पूरी करनी थी उसमें विलम्ब होने का दिक्कत रही। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा ये पद कब से रिक्त है तो उनका जवाब नहीं आया। 5 साल से रिक्त है, 8 साल से रिक्त है, 2 साल से? अध्यक्ष महोदय, गोविंदगढ़ प्रथम में सहायिका के एक पद रिक्त है जो कि 2019 से रिक्त है। दूसरा पद रिक्त है सहायिका का, वो 2010 से है। गोविंदगढ़ प्रथम में 2019, गोविंदगढ़ प्रथम सेकंड अनंतपुरा के अंदर 2019 से। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का एक पद 12 वाली ढाणी कार्यकर्ता का है, वो 2012 से। चौमू पांचा वाली ढाणी के अंदर 2012 से। गोविंदगढ़ प्रथम में 2019 से। चौमू कुमाऊं प्रधानों की ढाणी में 2014 से और गोविंदगढ़ प्रथम बगड़िया की ढाणी में 2012 से। 14 और 12 के जो हैं वो दोनों कोर्ट स्टे के माध्यम से रुके हुए हैं। जो 19 की प्रक्रिया है गोविंदगढ़ प्रथम किशनपुरा सी की, ये अभी 2019 के अंदर रिक्त हुआ था, इसका चयन शीघ्र होने वाला है, इसकी पूरी प्रक्रिया हो गई है। और 2012 के 2 पद हैं, 2 स्थान हैं, 12 वाली ढाणी और पांचा वाली ढाणी, जिनमें काफ़ी विलम्ब हुआ है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहूँगी कि इसकी पूरी जांच की जाएगी और जो भी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी या किसी भी स्तर पे अगर इसमें चूक हुई है तो उनके खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। अगला प्रश्न संयम लोढ़ा, संख्या 742। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जिला गंगानगर में कुल 403 ईंट भट्टे संचालित है। खंड 2 उप श्रम आयुक्त श्री गंगानगर द्वारा जनवरी 2016 से जनवरी 2021 तक 14 ईंट भट्टों की जांच की गई। सेंट्रल इंस्पेक्शन सिस्टम के तहत श्रम निरीक्षक एवं फैक्ट्री एवं बॉयलर निरीक्षक द्वारा 14 ईंट भट्टों का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें कोई बाल श्रमिक नहीं पाया गया। RSPCB बीकानेर द्वारा जिले में जनवरी 2016 से जनवरी 2021 तक 256 ईंट भट्टों का निरीक्षण किया गया, जिनमें सभी ईंट भट्टों में निर्धारित मानकों के अनुरूप चिमनी की ऊंचाई व गुरुत्वीय अवक्षेपण कक्ष स्थापित पाए गए। यद्यपि सभी ईंट भट्टों पर उचित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था पाई गई, तथापि जो ईंट भट्टे प्रदूषण नियंत्रण मंडल की संचालक समिति के बिना कार्यरत है उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने ये स्वीकार किया है उत्तर में कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत प्रदूषण नियंत्रण मंडल की सम्मति के बिना भी भट्टे चल रहे हैं और आपने नोटिस जारी की। तो पहला तो मैं ये आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय जानना चाहता हूँ कि आपने नोटिस कब कब जारी किए और ऐसे भट्टों के खिलाफ फाइनली आपने क्या क्या कार्रवाई की। दूसरा, आपने ये भी स्वीकार किया है। माननीय सिंघवी साहब, ये सदन चर्चाओं के लिए है, व्यक्तिगत वार्ता करनी तो चैम्बर है अपना पीछे। आपने ये भी स्वीकार किया है कि बिना रूपांतरण के भट्टे चल रहे हैं, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। तीसरा, जो भट्टे आबादी क्षेत्र में आ गए हैं उनको शिफ्ट करने के बारे में सरकार क्या कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे बताया कि कुछ ईंट भट्टे बिना कन्वर्जन के भी वहाँ संचालित है, उनकी संख्या 29 बताई है। उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करने के लिए हमने संबंधित अधिकारियों को कह दिया है, या तो कन्वर्जन का है, नहीं तो उनको बंद करने की कार्रवाई करे। बाकी जो निरीक्षण है वो समय समय पर मैंने बताया आपको, जनवरी 2016 से 2021 तक इन्होंने जो निरीक्षण किया उसमें ये चीज़ें आई है कि कई ईंट भट्टे आबादी से कोई भी ऐसी शिकायत हमारे पास विभाग के पास नहीं आई कि कोई आबादी के पास भी ईंट भट्टा संचालित है। अगर आपकी जानकारी में और कोई आबादी के पास है, आबादी वो जो पुराने विलेज को जो आबादी है उसके 1 किलोमीटर के दायरे में बाहर ईंट भट्टे लगे हुए, अगर कोई फिर भी शिकायत आएगी
तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करें। अध्यक्ष महोदय, अशोक लाठी। अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न अशोक लाठी। प्रश्न नंबर 155। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, दिसंबर 2020 तक जयपुर जिले में 12 जनता क्लिनिक प्रारंभ किए गए हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। कोविड वैश्विक महामारी के कारण अन्य जिलों में जनता क्लिनिक नहीं खोले जा सके। नंबर 2, जयपुर शहर में खोले गए जनता क्लिनिकों की सूची परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। बजट घोषणा वर्ष 2019-20 में जयपुर शहर में निश्चित संख्या में जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा नहीं की गई थी। खंड 3, जनता क्लिनिक पर वर्ष 2019-20 एवं 20-21 में किए गए व्यय का विवरण परिशिष्ट व्यय पर संलग्न है। खंड 4, जनता क्लिनिक के नॉर्म्स के अनुसार कुल 9 पद निम्नानुसार निर्धारित किए गए। क्रम संख्या 1 चिकित्सा अधिकारी 1, क्रम संख्या 2 नर्स द्वितीय 2, क्रम संख्या 3 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 1, क्रम संख्या 4 फार्मासिस्ट 1, नंबर 5 सपोर्टिंग स्टाफ 3 और नंबर 6 सफाई कर्मी 1। पद स्थापित कार्मिकों का विवरण परिशिष्ट से पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूँगा, बताना नहीं, प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ये बजट 2019-20 की घोषणा थी और उसके बाद पहला जो आपने जवाब दिया है, इसमें पहला जो जनता क्लिनिक खोला है वो 18 दिसंबर को खुला है और अभी तक केवल 12 क्लिनिक खुले हैं, वो भी जयपुर शहर में। ये पूरे राजस्थान की घोषणा थी। और दूसरा, आपने लिखा कि कोविड के कारण नहीं खुल पाए, जबकि आपके कोविड शुरू होने के बाद में एक के बाद बाकी सारे फरवरी और मार्च 20 में खोले हुए हैं। तो मैं अध्यक्ष महोदय पूछना चाहता हूँ कि क्या ये केवल जयपुर शहर की घोषणा थी कि 12 ही क्लिनिक खोले हैं? और इन्होंने एक पत्र केंद्र सरकार को जो लिखा है वो 1000 क्लिनिक खोलने का लिखा है। नहीं, प्रश्न नहीं है, दो ही प्रश्न कर रहा हूँ। प्रश्न कहाँ पूछ रहे हैं आप? तो एक कि क्या ये जयपुर शहर की घोषणा थी कि बाकी राजस्थान की थी, वो क्यों नहीं खुले? दूसरा, जो 1000 क्लिनिक खोलने का पत्र आपने लिखा है वो 988 खोलने में कितने और साल लगेंगे? और तीसरा प्रश्न भी साथ ही पूछ लेता हूँ अध्यक्ष महोदय कि इनमें जो पद आपने बताए हैं, इन पदों के लिए क्या कोई भर्ती की है क्या? इनके लिए कोई बजट का प्रावधान किया है क्या? ये तीनों चीज एक बार बता दें मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य को जो 2019-20 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उसका आप अध्ययन कर लो पहले अच्छे से, कि नागरिकों को अपने निवास के नज़दीक तत्काल एवं निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य में मोहल्ले गली में जनता क्लिनिक खोले जाएंगे। इन क्लिनिकों में निःशुल्क दवा योजना की दवा उपलब्ध करवाई जाएगी तथा ये किसी दानदाता समाज सेवी द्वारा उपलब्ध कराए गए भवन में खुलेंगे। इस दिशा में विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसकी गाइडलाइन हमने जारी कर दी। माननीय सदस्य को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, 10 जुलाई को 19-20 का बजट पेश हुआ था और अगस्त से लेकर दिसंबर तक, जो आपने सवाल किया दिसंबर तक का, ये 5 महीने में हमने 12 जनता क्लिनिक खोले। कुल राजस्थान से 172 जनता क्लिनिक की डिमांड माननीय अध्यक्ष महोदय आई है और जो जयपुर शहर की आप बात कर रहे हो, यहाँ 50 की डिमांड आई है। आपके खुद के विधानसभा क्षेत्र में 3 जनता क्लिनिक खोले, 3 सूची है मेरे पास। और दूसरी बात ये है, आप मान सदस्य नहीं सुनना आपको भाई, आपको सूची में दे दूंगा। और 3 जनता क्लिनिक आपके यहाँ खुली है, वो आप सूची मेरे से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये रही, ये प्रताप नगर वार्ड 38 आपके ही है, तो ये प्रताप नगर और एक प्रश्न में काल समाप्त करूं। आप बैठे सुनने, मंत्री जी बोल रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं। कुल मिला के माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो अभी कहा आपने कि मार्च में आपने उनका वो किया, तो स्ट्रक्चर बनने में टाइम लगता है। मार्च में इसलिए 20 मार्च को 3 जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया गया ताकि वो फंक्शनल हो जाए और जनता के काम आ जाए। इसका मतलब ये नहीं कि मार्च में हमने बनाए हों, बनाने में समय लगता है। और सवाल ये है कि जब ये घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की तभी हमने कह दिया था कि इसमें चिकित्सक वर्ग के जो कर्मचारी हैं, चिकित्सक हैं, वो विभाग उपलब्ध कराएगा, एनएचएम जो नर्सिंग स्टाफ है वो एनएचएम उपलब्ध कराएगा, और जो सीएसआर का फंड है दानदाताओं का, उसके माध्यम से सेवा प्रदाताओं के द्वारा जो बाकी पद के लोग हैं
और बिजली पानी का खर्चा उनसे उठाया जाएगा। ये क्रम रुका नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा है उसके अनुरूप आने वाले समय में जैसे ही कोविड का प्रभाव खत्म होगा, हम पूरे राजस्थान में ये जनता क्लिनिक खोलने का विचार रखते हैं। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री अशोक लावटी 16 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में गंभीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री बलवान पुनिया 98 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भादरा में सिंचाई हेतु नहरों का पानी टेलों तक नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री संदीप शर्मा 175 सदस्य की ओर से रामगंज मंडी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी पर हुए जानलेवा हमले से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री प्रताप सिंह 92 सदस्य की ओर से अन्य राज्यों की महिलाओं तथा राजस्थान राज्य में विवाह करने पर उन्हें नॉन टीएसपी क्षेत्र की मूल निवासी नहीं मानने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री नारायण बेनीवाल 192 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खिमसर में सिंगल फेज विद्युत निर्बाध रूप से नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री रामलाल शर्मा 148 सदस्य की ओर से प्रदेश में खनन माफियाओं द्वारा प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों पर हो रहे हमलों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री वासुदेव देवनानी 159 सदस्य की ओर से कोटा में जिला संघ चालक पर हुई फायरिंग में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री संयम लोढ़ा 176 सदस्य की ओर से सिरोही जिले के पालड़ी एम थाना अंतर्गत दलित युवक की 4 फरवरी 2021 को हुई हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री गुलाब चंद कटारिया 43 सदस्य की ओर से प्रदेश में बढ़ते अपराध की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर उन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य संयम लोढ़ा एम श्री गुलाब चंद कटारिया को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। श्री संयम लोढ़ा। माननीय सदस्य, मुझे जानकारी है आप बैठे, जानकारी है क्या बैठे आपको अभिभाषण के, आप सीनियर आदमी है, अभिभाषण में चर्चा नहीं अवेलेबल, नॉट अलाउड, नहीं आप बैठे, रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। माननीय सदस्य, रिकॉर्ड नहीं होगा। माननीय प्रतिपक्ष नेता, मैं अलाउ नहीं करूंगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय अध्यक्ष, माननीय प्रतिपक्ष नेता, फिर निवेदन कर रहा हूं मैं इस तरह की परंपरा को नहीं रखूंगा। आप बैठे, नहीं बैठना आपको, नहीं बैठना सदन का, नहीं बैठना आपको, नहीं बैठना है, नहीं बैठना, नहीं बैठे। 295 नहीं बैठिए आप, 295 बैठिए आप, 295 बैठिए आप, बैठिए आप, नहीं बोलना आपको, नहीं बोलना है, नहीं कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मैं सहमत है 295 बोले भाई। श्री धर्मराज जोशी 295, श्री नारायण सिंह धवल, श्री मदन प्रजापत। अन्य अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष की निर्णय पर प्रश्न नहीं उठाया जाता है। बेटे आप अध्यक्ष के निर्णय पर प्रश्न नहीं उठाया जाता है, गलत परंपरा डाल रहे हैं आप, गलत परंपरा डाल रहे हैं। अध्यक्ष के निर्णय पर प्रश्न नहीं उठाया जाता है। 295 मैं माननीय कटारी, आई एम सॉरी, मैं मेरी बात सुन ले आप, मेरी बात सुन ले आप, बैठे प्लीज, आप बैठे मान्यवर, आप बैठे, आप अध्यक्ष कुछ चेयर लेग पर है, प्लीज बैठे। कटारी जी बैठे, एक मिनट बैठे आप अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं मानना चाहता, चला जाता हूं मैं। अध्यक्ष के निर्णय पर चैलेंज नहीं होता है, ये गलत परंपरा डालना चाहते हैं, मैं इसको नहीं स्वीकार करूंगा। 295 श्री मदन प्रजापत चेंबर में आके बात कर रहे हैं, चेंबर आके बात कर रहे हैं, या नहीं परंपरा होगी। 295 बोले स्टार्ट करें, मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा के कार्य प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले का क्षेत्रफल 28,387 किलोमीटर है, जो कई देशों एवं राज्यों में धौलपुर, दौसा, जयपुर और जोधपुर से भी बड़ा है। सीमावर्ती विकट भौगोलिक परिस्थितियों का मरुस्थलीय अभावग्रस्त एवं प्राय सूखाग्रस्त है। यह जिला शिक्षा एवं आर्थिक दोनों से पिछड़ा हुआ है। जिला जोधपुर, पाली, जालौर की सीमा से लोगों का जिला मुख्यालय बाड़मेर पर
भी भयंकर अभाव है। ऐसी स्थिति में सरकारी और अन्य जिला स्तरीय कार्यों के निस्तारण में आमजन विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों एवं महिला वर्ग को भयंकर परेशानी आती है। एक गरीब अशिक्षित के लिए तो बाढ़ में आना जाना भयंकर परेशानी बन जाती है। इससे शारीरिक कष्ट, समय, अर्थ की बर्बादी के साथ मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ता है। लंबे समय से पसपदरा, गिड़ा, पाटोदी, सिणदरी, वायतू, गुड़ा मालानी, सिवाना, समदड़ी तहसील को मिलाकर नया जिला बनाने की मांग की जा रही है। बालोतरा जिले में सभी मापदंड पूरे कर रहा है। यहाँ भविष्य में जिला बनाने के उद्देश्य यह जमीन में नगर परिषद द्वारा 100 बीघा भूमि आरक्षित है और जेरला के पास 400 के करीब सरकारी भूमि आरक्षित है। यहाँ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जिला परिवहन कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण एवं श्रम विभाग के साथ ही अन्य विभागों के कार्यालय वर्तमान में संचालित हो रहे हैं। मेरे द्वारा इसी सदन में 13वीं विधानसभा में सदस्य के नाते और इस विधानसभा में 21 जनवरी 2019, 17 जुलाई 2019, 25 जुलाई 2019 एवं 10/2/2020 को भी बालोतरा जिला बनाने के लिए स्थानीय जनता की पुरजोर मांग को सरकार के समक्ष रखा गया है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी करबद्ध आग्रह है कि बालोतरा को इसी बजट में 2021-22 में बालोतरा को जिला घोषित कर लंबे समय से बालोतरा की जनता को न्याय प्रदान कर अनुग्रहित करावे। धन्यवाद। श्री कांति प्रसाद, श्री आमिर सिंह बायल, श्री पानाचंद मेघवाल। अन्य अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत महाराष्ट्र शहर में जलदाय विभाग, RIDP और टोरंटो गैस कंपनी द्वारा खोदी गई सड़कों से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में निवेदन करना चाह रहा हूँ। अन्य अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्तमान में महाराष्ट्र शहर में अमृत योजना के अंतर्गत पानी की पाइपलाइन डालने, गैस की पाइपलाइन डालने, बिछाने वो RIDP द्वारा सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। इन तीनों विभागों के द्वारा चलाए जा रहे पाइपलाइन के कार्य से पूरे शहर की सड़कें खुद रही है। अधिकारी ऊपर गड्ढे करके लाइन बिछाकर उसे छोड़ देते हैं। कई बार विभाग के अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराने पर भी बारात शहर में जगह जगह सड़कें खुदी हुई है। इन खुदी हुई सड़कों के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं तथा यातायात जाम की स्थिति बनी हुई है। शहर की लंका कॉलोनी हो, नाकौड़ा कॉलोनी, बालाजी नगर, शिव कॉलोनी, जिंद बाबा रोड, कृष्णा कॉलोनी आदि कॉलोनियों में जगह जगह रोड खोद दिए गए हैं। अमृत योजना RIDP का काम अधिकारियों की उदासीनता से देरी से शुरू हुए और अब अधिकारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही से शहर की जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। टोरंटो कंपनी द्वारा पूरे शहर में अव्यवस्थित रूप से खुदाई कर स्वच्छता मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। नगर परिषद में बजट के अभाव के कारण सड़कों का निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में तीनों विभागों को निर्देश जारी कर जहां पाइपलाइन का कार्य पूरा हो गया है उन सड़कों की मरम्मत करवाई जाए तथा अधिकारियों को निश्चित अवधि में कार्य पूर्ण करने के लिए पाबंदी किया जाए और सड़कों की मरम्मत में विलंब करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्य की जाए। जय हिंद, जय भारत। अशोक लावटी, श्री प्रताप सिंह, श्रीमती शकुंतला रावत। नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र बानसूर के थाना बानसूर व हरसोरा को जिला पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी के स्थान पर जिला पुलिस अधीक्षक अलवर अधीन किया जाए, क्योंकि इससे मेरे क्षेत्र की जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बानसूर से अलवर की दूरी सिर्फ 45 किलोमीटर है, जबकि जिला पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी कार्यालय बानसूर से तकरीबन 95 किलोमीटर दूर पड़ता है और इस रोड पर यातायात
के भी कोई सुगम व्यवस्था नहीं होने के कारण क्षेत्र की जनता को धन व समय की व्यर्थ बर्बादी होने से जनता में रोष व्याप्त है। अतः बानसूर विधानसभा क्षेत्र के आखिरी ग्राम पंचायत कराना का गांव चैनपुरा, जो कि गोवर्धनपुरा नीम्स के पास पड़ता है, कराना से ज्ञानपुरा, ज्ञानपुरा से बानसूर, तातारपुर चौराहा, खैरतल, किशनगढ़ 5-6 स्टैंड पार करके भिवाड़ी जाने का साधन नहीं है। एक एक काम के लिए भिवाड़ी जाने से बानसूर की जनता को परेशानी होती है। अतः मेरा मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि ब्लॉक नारायणपुर और अलवर के अधीन किया जाए और कृपया जिला पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी कार्यालय से विधानसभा क्षेत्र बानसूर, हरसोरा और नारायणपुर तीनों में पुलिस अधीक्षक कार्यालय अलवर के अधीन करने का कष्ट करें। सुमित गोदारा, बलवीर लूथरा, संतोष बावरी, ओम प्रकाश उल्ला। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र महुआ की तहसील मंडावर में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किए जाने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र महुआ में सर्व समाज के लोग निवास करते हैं। मंडावर तहसील के अंतर्गत 21 ग्राम पंचायतें आती हैं। इन ग्राम पंचायतों में गुणात्मक शिक्षण संस्थाओं का अभाव एवं आवासीय शिक्षण संस्थाओं के अभाव होने के कारण छात्र छात्राओं में ड्रॉप आउट अधिक पाया जाता है। इस वस्तुस्थिति को मद्देनजर रखते हुए तहसील मंडावर में गुणात्मक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा की सुनिश्चितता के लिए एक राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता है। अतः इस संबंध में क्षेत्रवासियों की मांग को ध्यान में रखते हुए राजकीय महाविद्यालय खोला जाना उचित रहेगा। अतः इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं जनहित मुद्दे पर मैं उच्च शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र महुआ की तहसील मंडावर में राजकीय महाविद्यालय खोलकर सर्व समाज पर आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य, सुनना है नहीं सुनना है? नहीं सुनना है, बात कर, सुन। अधिसूचना है शांति कुमार धारीवाल, शांति कुमार धारीवाल, शांति कुमार अधिसूचना। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 29 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री बजरलाल जाटव। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार विभाग की 01 अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं। सरस्वतीलाल उद्योग प्रसाद लाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार धारीवाल साहब बाकी 5 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। बैठो ना, आपका नहीं है। श्री हरीश चौधरी, हरीश चौधरी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की 6 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। जी बिल्कुल। माननीय सदस्य, आप माननीय सदस्य सुनिए, आप, मैं इस गंभीरता को समझते हुए मुझे दुख है, ये वर्ड यूज कर रहा, दुख है। मैंने गुलाब चंद जी कटारिया को सदस्य की ओर से प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध की घटनाओं के संबंध में बोलने के लिए अलाउ किया है। ये टॉपिक था जिसमें आपकी भावना को आप अभिव्यक्त कर सकते थे। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप अपना डिक्टेट करना चाहते हैं। आप सीनियर लीडर हैं, अध्यक्ष के निर्णय को यहाँ पर चर्चा नहीं की जाती है, उसको आप एनकरेज करना चाहते हैं। मैं इस तरह की व्यवस्था को नहीं पसंद करता। आप नाराज हो या खुश हो, मैंने अलाउ किया कटारिया जी को यहाँ पर, उसमें आपको मौका था बोलने का, किसने रोका था क्या? आप किसी पे आरोप लगा के सदन को चलाना चाहे, सदन नहीं चलेगा। आप अपने आपको पूरा अधिकार है अपनी बात करने का, पर आपको नियम ना, राजेंद्र जी आप सीनियर आदमी है, क्या किसको बोल रहे हैं आप? नहीं सुनना चाहे, धन्यवाद। आगे स्टार्ट करें। वार्षिक प्रतिवेदन श्री प्रताप सिंह खाचरियावास। अध्यक्ष मैंने अलाउ किया, मैं सोच समझ के, मैं सोच समझ के अलाउ किया है।
कि कटारिया जी बोलेंगे तो उसमें बात भी आएगी, मुझे कुछ डायरेक्शन दूंगा मैं। आप तो खुद ही इम्पोज करना चाहते हैं कि आप छोड़िए इस बात को, मुझे दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है, आप में कंपटीशन है इस बात का बताने के लिए लॉयल कौन है, ये कंपटीशन है आप सदन की। और क्या होता है, आप कटारिया जी जैसे प्रतिपक्ष के नेता को मैंने सोच समझकर इस अपराध के बारे में बोलने के लिए किया, जिसने मुझे मालूम था ये बात, अब क्यों बोला है? नहीं बोला, ऐसी बात नहीं हो सकती। आप मेरे को डिक्टेट कराएंगे, डिक्टेट नहीं होगा, सदन चले या नहीं चले। पर राजेंद्र जी राठौड़ उप मुख्य संयोजक के, आप इस परंपरा को नहीं तोड़े, नहीं रहोगे, इससे थोड़ी होगा। अब आप मैं आप अपनी जगह पे बैठे, मैं अपनी कार्रवाई करने के बाद क्या निर्णय करना है मैं करूंगा, लेकिन आप मेरे पे इम्पोज करना चाहे, मैं कभी इम्पोज नहीं होगा। प्रतिवेदन माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास। मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं। सड़क आप बोलने नहीं चाहते, क्या जवाब चाहते हैं आप? मैं रोक दिया है, आप ऐसा नहीं होता। आज मुझे अपनी कार्रवाई करने दे, फिर आप अपना बिहेवियर करिए लीडर, फिर जो काम मैं काम करूंगा। सड़क परिवहन निगम अधिनियम 250 की धारा 35(4) के अंतर्गत 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पृथक संपरीक्षा रिपोर्ट एवं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अंतर्गत राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर का 8वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20। प्रसादी लाल उद्योग मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूँ। नंबर 1, राजस्थान वित्त निगम अधिनियम 1951 की धारा 37(6) के अंतर्गत 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का तक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अंतर्गत राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 59वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 सदन की मेज पर रखता हूँ। श्री गोविंद सिंह डोटासरा, श्री गोविंद सिंह डोटासरा, श्री राजेंद्र सिंह यादव। मैं आपकी अनुमति से राजस्थान दिव्यांग अधिकार नियम 2018 के नियम 32 के अंतर्गत आयुक्तालय विशेष योगजन राजस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 सदन की मेज पर रखता हूं। सहारी समाज प्रतिनिधि महेश जोशी। महेश जी बोले भाई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 20वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 10 फरवरी 2021 को माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने गुरुवार दिनांक 11 फरवरी 2021 से सोमवार दिनांक 15 फरवरी 2021 तक निम्नांकित कार्य सदन में लिए जाने का निर्णय लिया। गुरुवार दिनांक 11 फरवरी 2021, शुक्रवार दिनांक 12 फरवरी 2021, शनिवार दिनांक 13 फरवरी 2021 राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद। रविवार दिनांक 14 फरवरी 2021 बैठक नहीं होगी। सोमवार दिनांक 15 फरवरी 2021 राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रतर वाद विवाद एवं सरकार की ओर से उत्तर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 20वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। प्रश्न ये है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 20वें प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में वहाँ गए, विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता, सदन द्वारा प्रतिवेदन सहमति प्रदान की गई। माननीय सदस्य, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, आप अपने स्थान पर जाएं। अध्यक्ष की व्यवस्था को चैलेंज करना चाहें तो नहीं होगा। आप अपने स्थान पर जाएं,
जो निर्णय करना है मैं चेंबर में आके लीडर मिले मुझसे बैठ के निर्णय करेंगे। बाकी विधायी कार्य मैं प्रारंभ करूंगा। आप अपने जगह पर नहीं जाएंगे तो विधायी कार्य मैं कटा मैं नहीं सुनूंगा। आप अपने जगह पर नहीं बैठेंगे, नहीं सुनूंगा। विधायी कार्य वापिस लिए जाना है। विधायक रजिस्ट्रेशन राजस्थान संसद विधेयक 2020 शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से रजिस्ट्रीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि रजिस्ट्रेशन राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां के अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से रजिस्ट्रीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेता हूं। जो पक्ष में वहां के विपक्ष में वहां के हाँ पक्ष जीता विधेयक को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री पढ़ दी ना दोबारा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से रजिस्ट्रीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेता हूं। माननीय सदस्य, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, अंतिम बार मैं अपील कर रहा हूं, नहीं सुनना है। मैं अंतिम बार अपील कर रहा हूं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, अंतिम बार मैं अपील कर रहा हूं, अपने स्थान पर जाए, सब सदस्य अपने स्थान पर जाए, मैं व्यवस्था दूंगा। नहीं जाना चाहे तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं अंतिम बार व्यवस्था कर रहा हूं, नहीं मैं समझ में ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। मुझे सदन को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद के लिए लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध संबंध में सरकार द्वारा उत्तर दिए जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 104 8 घंटे 29 मिनट, भारतीय जनता पार्टी 71 5 घंटे 48 मिनट, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 3 15 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 10 मिनट, भारतीय ट्राइबल पार्टी 10 मिनट, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी 5 मिनट, निर्दलीय 1 घंटा 3 मिनट, कुल समय 16 घंटे। माननीय सदस्य, किसी पे आरोप लगाने की प्रक्रिया है। आप ऐसा रैंडम नहीं बोल सकते। कोई भी चीज अंकित नहीं होगी। सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।